हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। और हम कुछ टर्म्स भी देखेंगे, जो अलग अलग हमारे पास टर्म्स होती है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं। तो यार देखो, जो हमारा कंप्यूटर है और जैसे हम हैं, तो हम दोनों अभी तक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यार ऐसा होता है असल ज़िंदगी में, जैसे दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, किसी को हिंदी अच्छी आती है, किसी को मलयालम अच्छी आती है, किसी को कन्नड़ा अच्छी आती है। यार तो उसी के बेसिस पर हम बातें करते हैं ना। जैसे कि अब किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, कोई फॉरेनर है, मान लीजिए कोई अमेरिका से आया हुआ बंदा है जो अमेरिकन ही है बाय बर्थ। अब उसको हिंदी तो आती नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में ही बात करोगे। नहीं आती अगर आपको इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीखोगे। यार सिमिलरली हमारे कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेजेस समझ आती हैं, जैसे कि यार असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड, जो हमने यार देखी थी मशीन कोड 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में। और हम जो कोड करते हैं यार, वो करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, क्योंकि वो हमको समझ आती है। और लो लेवल लैंग्वेज में कोड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यार वो लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, जैसे कि मशीन कोड। और लो लेवल लैंग्वेजेस यार मशीन फ्रेंडली होती हैं बहुत ज़्यादा, और इसलिए अगर हम उसमें कोड करें तो वो ज़्यादा फास्ट भी होंगी, बट कोडिंग करना उसमें मुश्किल है। और यार इसमें एक और तरीके की लो लैंग्वेज होती है, इसमें होता है असेंबली लैंग्वेज। ये भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली होती है और यूज़र फ्रेंडली कम होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं लैंग्वेज जो कि ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ एन कंपाइलर, यार वो हो जाएंगी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। फिर आ जाते हैं यार हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। तो यार वो लैंग्वेज जो इंग्लिश टाइप हैं, मतलब कि जिसमें ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स हैं या फिर कुछ कैरेक्टर्स इंग्लिश जैसे हैं, एंड वो ज़्यादा ही कुछ यूज़र फ्रेंडली हैं, उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलेंगे। ठीक है। तो यार जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लॉजिक पे फोकस करती है, रादर दैन कि कैसा हार्डवेयर कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं एप्पल की M1 चिप का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मैं M1 यूज़ कर रहा हूँ, इंटेल यूज़ कर रहा हूँ, AMD का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, मेमोरी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। बल्कि फ़ोकस इस पे ज़्यादा रहता है कि प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्या है। और यार यही लॉजिक से हमारा जो हम जब लॉजिक लिख लेते हैं किसी कोड में, तो फिर उसके बाद सारा काम कंपाइलर का है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो यार कुछ एग्जांपल इस लैंग्वेज के हैं C++, जावा, पाइथन, है ना। यार इसके बाद आ जाते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है। अभी तक हम कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात कर रहे थे और एक साथ कर रहे थे, बट इसमें यार डिफरेंस होता है। तो यार जो कंपाइलर होता है ना, वो किसी भी एक कोड को एक बारी में कंपाइल कर देता है। कंपाइल करने का मतलब वो एक बारी में पूरे कोड को समझ के मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो कोड को लाइन बाय लाइन करता है, मतलब कि लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। लेकिन इसमें खूबी क्या है कि वो उसको साथ के साथ एग्जीक्यूट भी कर देता है। अब कंपाइलर का क्या है ना यार, कि वो सिर्फ कंपाइल तो कर देगा कोड को, पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन वहीं इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। और कोई भी कोड अगर कंपाइलर ने एक बार कंपाइल कर दिया ना, तो वो n नंबर ऑफ़ टाइम्स आप उसको चला सकते हो विदाउट अगेन कंपाइलिंग। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ ऐसा नहीं है। जितनी बार इंटरप्रेटर एक कोड को रन करेगा लाइन बाय लाइन, उतनी बार उसको कंपाइल करना पड़ेगा उसको, वो भी लाइन बाय लाइन। और यार एक और चीज़, अगर कंपाइलर को यूज़ करके हम किसी भी कोड को कंपाइल कर रहे हैं ना, तो किसी भी लाइन में अगर एरर है तो पूरा कोड ही कंपाइल नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चलता है, तो ये उस लाइन तक तो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा जहाँ तक हमारा एरर है। लेकिन जैसे ही एरर को इनकाउंटर करेगा, उसके बाद ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आ जाता है यार कि हाइब्रिड लैंग्वेजेस क्या है। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ याद रखनी है कि C++ एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब कि इसमें कंपाइलर एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अब हाइब्रिड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। यार ऐसी लैंग्वेज जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ करती हैं, उनको हम हाइब्रिड लैंग्वेजेस कहते हैं। एग्जांपल क्या है यार, जैसे जावा है, वो एक एग्जांपल है हमारे पास हाइब्रिड लैंग्वेज का। फिर आता है यार प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो यार देखो, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को आप ऐसे समझो, जैसे कोई भी खाना बनाता है, तो मान लेते हैं छोले भटूरे कोई बना रहा है। तो यार सबका छोले बनाने का स्टाइल अलग है। कोई हो सकता है कि उसमें टमाटर पहले डाल दे, कोई हो सकता है टमाटर बाद में डाले, कोई हो सकता है कि पहले मसाला बनाए फिर छोले डाले, क्या पता कोई छोले पहले डाल दे लेकिन उसके बाद मसाला डाले, है ना। तो ये उसका वे है यार बनाने का, है ना। और जिससे आउटपुट तो हमको छोले कुलचे ही मिल रहा है, बट उसका टेस्ट डिफरेंट है।
सिमिलरली यार प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सबका अपना अपना वे होता है प्रोग्रामिंग करने का। ऐसे में मिल तो हमको एक आउटपुट ही रहा है, पर वो कितना फास्ट मिल रहा है या कितना एफिशिएंट मिल रहा है या वो कितने जल्दी मिल रहा है कितनी लेट मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमने उसको किस वे में प्रोग्राम किया है। तो यार इसीलिए हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यानी कि वे ऑफ प्रोग्रामिंग होती है। अब वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है किसी भी एक कोड का। तो यार देखो, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कोड जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम सबसे पहले यूज़र से कुछ इनपुट मांगते हैं ताकि हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। उस इनपुट के बेसिस पे हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हम आउटपुट स्क्रीन पे अपना आउटपुट देते हैं। जैसे कि अगर हम छोले कुलचे बना रहे हैं तो हम सबसे पहले छोले कुलचे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इनपुट देंगे मसाले, छोले, पानी, तेल, जीरा, जो भी आपको को डालना है। उसके बाद यार कुकिंग होगी जो कि प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है, और उसके बाद हमको फाइनल आउटपुट यानी कि अपने छोले कुलचे मिलेंगे। सिमिलरली यार प्रोग्रामिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यूज़र से इनपुट लिया, उस इनपुट को प्रोसेस किया और उसके बाद हमने कुछ आउटपुट दिया। तो प्रोग्रामिंग में 3 तरीके के प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होते हैं, जो कि होता है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग है ना यार, ये सबसे ज़्यादा पुराना तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, और ये बहुत ज़्यादा अनटाइडी वे है डेटा और इंस्ट्रक्शंस लिखने का। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन वेल मिक्सड होते हैं एक साथ कोड में। और ये जो कोड होता है ना यार इसका, ये पार्ट्स में रिटर्न, हम इसको पार्ट्स में नहीं लिख सकते, हमें इसको एक ही साथ लिखना पड़ेगा। और इसके बाद यार अगर हमने इस कोड को लिख भी दिया मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में, तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि हम तो अपने कोड को एक बार के लिए समझ लेंगे, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमने इतना मिक्सअप कर चुका होगा सब। फिर आता है यार मॉड्यूलर और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो यार मॉड्यूलर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में पहले तो इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, तो यार जैसे कि जैसे प्रोग्रामर्स बढ़ते रह गए और प्रोग्राम्स बड़े होते गए, अब जब प्रोग्राम बड़े होंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर सबको ज़्यादा चाहिए। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होते गए तो इसके लिए हमको टीम चाहिए थी प्रोग्रामर की, और एक प्रोग्रामर इतने बड़े कोड पे काम कर नहीं सकता। तो ये करने के लिए यार हमको मल्टीपल प्रोग्रामर्स लेने पड़े। अब वो मल्टीपल प्रोग्रामर्स मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में काम तो नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदा तो समझ लेगा अपने कोड को, दूसरा कैसे समझेगा। इसलिए हमने मॉड्यूलर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को जन्म दिया। तो इसमें क्या होता है, यह एक ऑर्गेनाइज़र फंक्शन होता है, मतलब हम कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं, कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं जो कि यार हम सबको डिवाइड कर देते हैं अपना अपना काम। हर कोई बंदा अपना अपना एक फ़ंक्शन बना रहा है जो कि कोड में कुछ प्रोसेसिंग करेगा और बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे मेन फंक्शन में। और ये जो फंक्शन होता है ये हमारा मैनेजर की तरह काम करता है, ऑर्गेनाइज़र फंक्शन। तो यार कोड यहाँ पर पार्ट्स में हम लिख रहे हैं और अलग अलग प्रोग्रामर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। फिर आता है यार अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यार फिर अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना जो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलर प्रोसीजरल प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि अगर एक फ़ंक्शन एक बार बन गया तो वो दूसरे कोड में भी यूज़ हो सकता है, दूसरे प्रोग्रामर्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग रखा जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर जो डेटा होता है ना यार, वो एक ही साथ रखा जाता है लेकिन एक क्लास में, और ये बहुत ही अच्छा वे है प्रोग्रामिंग करने का क्योंकि यहाँ पे कई सारे हमको फीचर्स भी मिल जाते हैं ऊप्स के, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, जो कि अभी हम आगे सीखने वाले हैं। और ये बाय फार द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है क्योंकि इसमें प्रोग्राम सबसे ज़्यादा टाइडीनेस सबसे ज़्यादा रहती है इसमें प्रोग्राम में। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामर्स क्लासेस बना सकते हैं जिनके कुछ अपने फंक्शंस होते हैं, अपना डेटा होता है, अपने इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। और ये जो क्लासेस होती हैं ये अदर प्रोग्राम में भी यूजेबल होती हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं हम इनको। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई क्लास हमने बना दी और दूसरी क्लास को उसके जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है तो इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम दूसरी क्लास में भी प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ डेटा भी हम कर सकते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन की हेल्प से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोड तो सब में एक सेम रहता है, एल्गोरिदम तो सब में सेम है, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड इज़ डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम। तो जैसे जैसे कोड की ऑर्गेनाइजेशन बेटर होती रही, हमारा प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बेटर होती गई, हमारा काम करने का तरीका भी अच्छा हो गया और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई। फिर आता है यार एल्गोरिदम। तो यार एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी एक अप्रोच जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जब हमारा एल्गोरिदम बन जाता है तो उसके बाद हम प्रोग्राम कोड करते हैं, और ये एक तरीके का आप सूडो कोड कह सकते हो ताकि हम अपने प्रोटोटाइप को चेक कर सकें। प्रोटोटाइप मतलब जैसे हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो हम गाड़ी कंप्लीट करके तो गाड़ी नहीं चलाना शुरू करेंगे ना, पहले गाड़ी का कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको चेक करेंगे कि वो सही से चल रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यही होता है एल्गोरिदम।
तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यही वीडियोस पूरी लेक्चर को देखने के लिए, पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। थैंक यू।